नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर में तो आपको ये बताएंगे कि 27वीं आइनी तरमीम और उस तरमीम के तहत मुजवज़ा जो आइनी अदालत है उसका पहला सरबराह कौन होगा, कौन से 3 जज फेवरेट हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है या कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरी खबर, इमरान खान ने ईद कुर्बान का पहला दिन अडयाला जेल में कैसे गुजारा। तो ये दो ख़बरें, इसके अलावा एक और भी अहम ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से। उस ख़बर की तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। तो एक मरतबा फिर मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों को, आपकी फ़ैमिली को, आपके वालदैन को, आपके बच्चों को, आपके अज़ीज़ों अकारब को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। गरीबों को कुर्बानी के इस मौके पे ज़रूर याद रखिएगा। तो पहली नाज़रीन, जो पाकिस्तान की बका, खुद मुख्तारी और सलामती से मुतल्लिक़ ख़बर है वो ये है कि जो हुकूमती डेलीगेशन अमेरिका भेजा गया था इंडिया को एक्सपोज़ करने के लिए, इंडिया के झूठे बयानात को बेनकाब करने के लिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में ये डेलीगेशन अपना अमेरिका का दौरा पूरा करके, जहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अहम शख्सियात के साथ मुलाकात की, दुनिया के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की, अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ मुलाकात की, और अब ये डेलीगेशन बरतानिया पहुंच चुका है। और बरतानिया में भी पाकिस्तानी डेलीगेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अहम मुलाकातें करने जा रहा है। और ये मैं यकीन से कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दौरा पाकिस्तान के एतबार से कामयाब दौरा साबित हुआ। और जो मोदी सरकार ने अपना डेलीगेशन अमेरिका भेजा था शशि थरूर की सरबराही में, उनका अब तक का दौरा जिन ममालिक में गए हैं नाकाम साबित हुआ है, और किसी किस्म की मुस्बत जो पजीराई है वो इंडियन डेलीगेशन को नहीं मिल सकी है, जो कि पाकिस्तान के डेलीगेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पाकिस्तान के वक्त को मिली है। तो देखते हैं बरतानिया से क्या अच्छी खबरें सामने आती हैं। अब नाज़रीन, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 27वीं आइनी तरमीम की। लेकिन इस 27वीं आइनी तरमीम से पहले जो बेसिक कंसेप्ट था वो 26वीं तरमीम का था। और जब 26वीं आइनी तरमीम का प्रपोज़ल आया था उस वक्त ये ख्याल कहीं किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता था कि 26th अमेंडमेंट के बाद हमें 27वीं तरमीम भी करना पड़ेगी। अब शहर इक़्तिदार में, कानूनी हलकों में, लॉयर्स के हलकों में ओपनली 27वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है। कमरा अदालत नंबर 1 में भी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं वो भी 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम के जो खद्दोखाल हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझसे एक बड़े सीनियर लॉयर ने पूछा कि इमरान साहब, आप ये बताएं कि ये जो तरमीम 26वीं की गई है आपके ख़याल में या आपकी नज़र में ये कब तक एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने उनको जो जवाब दिया कि 26वीं आइनी तरमीम जो है इसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ और तरमीम तो हो सकती है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम रोल बैक करके पहले वाला जो अदालती निज़ाम है वो वापस आ जाए, वो रिस्टोर हो जाए कि सीनियर प्यूनी जज जो है वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा और आर्टिकल 184(3) और सो मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आ जाएगा, जिस तरीके से पहले चीफ जस्टिस उसको एक्सरसाइज करते थे। तो ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैंने ये कहा कि ये जो खिचड़ी 26वीं आइनी तरमीम से बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, रोज़ रोज़ के जो फड्डे सामने आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं कि किसी बेंच में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे होते हैं कि वो तो आइनी बेंच है, क्या हम गैर आइनी बेंच हैं। और फिर किसी केस से एक सवाल निकाल के, एक नुक्ता निकाल के
26वीं आईनी तरमीम में मुतारफ़ करवाए गए आर्टिकल 191 को जज करना शुरू कर देना, उस पर नोटिस करके मुकला से मामनत तलब कर लेना, तो ये सिलसिला ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि मामला 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जाए। और उस वक्त नाज़रीन, ये बाज़ गश नहीं थी, ये मैं 3 से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा हो रहा है। तो 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें शामिल थीं, जो पहला प्रपोज़ल मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया था, वो आईनी अदालत का था। मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी अदालत का प्रपोज़ल भी पेश किया और उसकी सपोर्ट में जो आर्गूमेंट पेश किए वो कौमी असम्बली में उन्होंने पेश किए थे। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा था कि अदलिया में क्या होता रहा है, अदलिया का माजी क्या रहा है, हुकूमतों को कैसे मफलूज किया गया, अदालतों ने कैसे आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को एक्सरसाइज किया, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड किया। लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का मामला आया, मैं वो रिज़र्व सीटों वाले केस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिज़र्व सीटों के केस की वजह से ही मौजूदा जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको इस शक्ल में पास करना पड़ा, एमरजेंसी में। अदरवाइज़ तो 26वीं आईनी तरमीम का जो बेसिक पैकेज जो पहले बनाया गया था, उसमें जजेस का ट्रांसफ़र भी शामिल था कि बग़ैर कंसेंट के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र होंगे। उनका जो जुडिशल कैडर है, जो सीनियरिटी लिस्ट है, 5 हाई कोर्ट्स की एक ही सीनियरिटी लिस्ट होगी। और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फिर जब ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले पास होने से पहले मखसूस नशिस्तों का एक खिलाफ तवक्को फ़ैसला आया, आर्टिकल 187 को एक ऐसे तरीके से एक्सरसाइज किया गया कि जो हक़ाइक़ थे वो कागज़ात में, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और थे, लेकिन फ़ैसले में हक़ाइक़ कुछ और लिखे गए। और उन सुकम्स की कमरा अदालत में निशानदेही भी हुई है। दोबारा 15 जून से उस केस की समाअत होना है। लेकिन आईनी अदालत की जगह पे आईनी बेंच जो है वो बन गया। अब जो आपके साथ हम डिटेल शेयर कर चुके हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि उसमें जुडिशल कैडर भी होगा, कि हाई कोर्ट के जजेस की एक ही सीनियरिटी लिस्ट होगी, लेकिन उसमें जो प्रपोज़ल है वो आईनी अदालत का भी है, ताकि अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो बनाई जाए। और जो इस किस्म के कन्फ्लिक्ट सामने आते हैं, जो बातें की जाती हैं कि ये बेंच नंबर 2 तो गैर आईनी है, बेंच नंबर 3 में बैठा जो बेंच है वो आईनी बेंच है, तो ये सिलसिला, ये खिचड़ी, ये जो काउस है, ये भी ख़त्म होना चाहिए, केओस जो है ये भी ख़त्म होना चाहिए। तो उस पर नाज़रीन जो बात आ रही है, जो प्रपोज़ल आ रहा है, वो ये है कि आईनी बेंच तो बनेगा, तो आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। तो नाज़रीन, सरबराह के हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस हैं, उस पर अगर रीडिंग की जाए, एनालिसिस किया जाए, वो क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब दिसंबर 2025 में अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। तो इम्कान हो सकता है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में जजेस की जो एज है वो बढ़ाने के हवाले से भी बात है कि रिटायरमेंट एज भी बढ़ाई जाए। तो अमीनुद्दीन खान साहब आईनी अदालत के सरबराह हो सकते हैं, क्योंकि जून में अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होता है तो बजट बिल पास होने के बाद जुलाई अगस्त तक ये 27वीं आईनी तरमीम जो कि डिस्कशन में है, जो कि कहीं खुफिया टेबल्स पे पड़ी है, तो ये अगर पास होती है तो अमीनुद्दीन खान साहब वन ऑफ द फेवरेट कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के हो सकते हैं। उनके बाद की अगर हम बात करें तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब नवंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो पहले अमीनुद्दीन खान साहब हैं, दूसरे जो सीनियर जज हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जो कि नवंबर 2026 में रिटायर होंगे। और ये हुस्न इत्तफाक है कि दिसंबर 25 में अमीनुद्दीन खान साहब रिटायर होंगे, और उससे एक महीना पीछे यानी 11 माह के बाद
नवंबर 2026 में मंदुखेल साहब रिटायर होंगे, तो वो भी बन सकते हैं कि अगर रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाई जाती तो दिसंबर तक तो अमीनुद्दीन खान साहब भी कंटिन्यू करेंगे। उनके बाद जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, वो आईनी अदालत के सरबराह हो सकते हैं दूसरे, और फिर उनकी जब रिटायरमेंट नवंबर 2026 में होगी तो फिर तीसरे जो आईनी बेंच के जो सीनियर जज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली तो यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है यही वाले जजेस आईनी अदालत में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो तीसरे जो होंगे वो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब होंगे, जो अक्टूबर 2029 में मौजूदा 65 साल की एज के मुताबिक आईनी बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। तो वो भी आईनी अदालत में जब नवंबर 2026 में मंदुखेल साहब रिटायर होंगे तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब वो आईनी अदालत के सरबराह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ज़राए का ये भी कहना है, जो चीज़ें हम तक पहुँची हैं या जो चीज़ें हमने जानी हैं उसमें ये भी है कि जो आईनी अदालत का सरबराह होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का सरबराह होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। यानी आईनी अदालत का जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। ये चीज़ें चल रही हैं। तो मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक ये है कि अगर ये आईनी अदालत बन जाती है, वैसे ये भी इम्कान है कि हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब को आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन ये कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक मौजूद है कि जब याहिया अफरीदी साहब अक्टूबर 2027 में जब अपने 3 साल टेन्योर से रिटायर हो जाएंगे, 3 साल का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद, तो मंसूर अली शाह साहब 1 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। एक तरफ आईनी अदालत का चीफ जस्टिस, तो आईनी अदालत बनने के बाद मंसूर अली शाह साहब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने पे फिर कोई कदगन नहीं रहेगी, वो 1 माह के लिए यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ईद में अडयाला जेल में ईद का पहले दिन कैसे गुजारा। तो नाज़रीन अडयाला जेल में 2 ईद नमाज़ें होती हैं, एक आम कैदियों की और एक इमाम बारगाह में ईद नमाज जो है पढ़ाई जाती है। तो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली, और इजाज़त ना मिलने की या इसका दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान साहब ने भी अडयाला जेल के ऑफिशियल्स को कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि वो ईद नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनके ईद नमाज की अदायगी के इंतज़ामात किए जाएं, ऐसी किसी ख्वाहिश का इमरान खान साहब ने इजहार भी नहीं किया है। और ख़ान साहब ने कल का जो ईद का पहला दिन था वो अपने सेल में गुजारा है। हालांकि ये पंजाब हुकूमत की तरफ से कंसेशन मौजूद थी कि जो करीबी अजीज़ हैं वो ईद के पहले और दूसरे दिन अपने अजीज़ों के साथ पंजाब भर की जेलों में जाके मिल सकते हैं, तो उसमें ख़ान साहब भी शामिल थे। लेकिन कोई अजीज़ व अकारब रिश्तेदार ख़ान साहब के साथ कल के दिन मुलाकात करने के लिए नहीं गया। और आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक भी ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के हमशेरगान, इमरान खान साहब का कोई कज़न, कोई रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा है या उनसे मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचा है। अब तक की नाज़रीन सबसे बड़ी डील की खबर ये है कि J10C ने जो तहलका मचाया पाक भारत जंग के दौरान, और J10C के साथ पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान JF थंडर 17 ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्ट है उसने भी अपने डंके बजवाए। तो जो आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की डील हो रही थी, सबसे बड़ी डील अब तक की, कि आज़रबाईजान पाकिस्तान से JF थंडर लड़ाका तैयारे ख़रीदना चाहता है, तो उसमें नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि अब आज़रबाईजान ने जो JF थंडर के जो फाइटर जेट पाकिस्तान से ख़रीदने हैं उनकी तादाद को आज़रबाईजान ने 40 कर दी है कि अब हमें 40 चाहिए। पहले ये तादाद कम थी
और ये जो डील है ये 4.62 बिलियन डॉलर की डील बताई जाती है, जो अब तक की पाकिस्तान की वॉर, जो वेपन या जो जंगी हथियार पाकिस्तान या लड़ाका हथियार जो पाकिस्तान तैयार करता है, उस मत में ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी, सबसे बड़ा सौदा होगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।